हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एपीओ एवं जुडिशरी मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज का टॉपिक खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्जामों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पढ़ने के लिए समय बहुत कम है और पढ़ना अधिक है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा किन किन प्रश्नों पर फोकस करें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन प्रश्नों के आंसर्स के उत्तर कैसे देना है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपधारणा से आप क्या समझते हैं, उपधारणा के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणा को स्पष्ट करें। कभी कभी इसमें तथ्य की उपधारणा विधि की उपधारणा में अंतर को भी पूछा जाता है और खंडनीय उपधारणा और अखंडनीय उपधारणा में क्या अंतर है, इनको बताएं। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमने एक एविडेंस एक्ट का समथिंग 2 घंटे का वीडियो कंप्लीट एविडेंस के नोट्स जिस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं उसको ऑलरेडी बना रखा है। तो आप लोग जब चैनल पर जाएंगे तो जब वीडियो के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 1 to 167 के जो कंप्लीट नोट्स हैं, आपको प्री मेंस दोनों एक साथ कैसे तैयार करना है, इसका वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्नों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का है, तो इसको आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कि उपधारणा से आप क्या समझते हैं, उपधारणा के प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो जो 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का वीडियो है उसकी जो PDF फाइल है यहाँ पर हमने खोल रखी है। इसमें उसके आंसर्स को देख लेते हैं, फिर जो अदर्स क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस PDF में आपको एविडेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी के आंसर्स आपको इस PDF में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो उपधारणा के संबंध में क्वेश्चंस को देख रहे थे उसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो ये जो है धारा 4 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसमें उपधारणा के बारे में बताया गया है। तो उपधारणा क्या है कि एक प्रकार का अनुमान है जो कि किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर न्यायालय करते हैं, तो उपधारणा कहलाती है। उपधारणा के जो प्रकार हैं वो साक्ष्य अधिनियम में 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला तथ्य की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दूसरा विधि की उपधारणा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और तीसरा मिश्रित उपधारणा यानी कि मिक्स्ड प्रिजम्पशन, दोनों को मिला के। तो तथ्य की उपधारणा एक तथ्य के अस्तित्व के आधार पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व में होने की कल्पना उपधारणा कहलाती है, जो मानवीय विवेक पर आधारित होती है। ये उपधारणाएं सदैव खंडनीय होती हैं। जो तथ्य की उपधारणा है वो सदैव खंडनीय होती हैं। ये सामान्यतः शब्द जो है मैं प्रिज्यूम उपधारणा कर सकता है से उद्भूत होती हैं। और जो विधि की उपधारणाएं हैं जहाँ पर एक तथ्य के अस्तित्व में होने और दूसरे तथ्य के होने का अनुमान न्यायालय विधिक नियमों के आधार पर निकालते हैं, तो विधि की उपधारणा कहलाती है। और ये विधि की उपधारणा है वो मानवीय विवेक का विषय ना होकर के विधिक सिद्धांतों का विषय होती है। तो विधि की उपधारणाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो खंडनीय उपधारणाएं होती हैं और दूसरी अखंडनीय उपधारणाएं होती हैं। तो इन शब्दों की जो अभिव्यक्ति है वो सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा करेगा से होती है। तो अखंडनीय उपधारणाएं कौन सी होती हैं? ऐसी उपधारणाएं जिनका खंडन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मृत्यु की उपधारणा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में दी गई है, और धर्मजत्व की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में दी गई है। तो और विधि के उपबंधों के द्वारा ही इनका जो खंडन किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 112 है 280 दिन के भीतर बच्चे का जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, परंतु इसका जो खंडन है इस आधार पर किया जा सकता है जो विधिक सिद्धांत के, कि यदि गर्भाधान के समय जो कह रहा है कि बच्चा जो है मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो गर्भाधान के समय उपस्थित नहीं था, तो इसका भी खंडन किया जा सकता है। और मृत्यु की उपधारणा जो है 108 में दी गई है कि जिस व्यक्ति को 7 वर्ष के भीतर जीवित नहीं पाया गया है तो उसको मृत्यु माना जाएगा, तो ये 107 में दिया गया है। और 108 में ये दिया गया है कि जो 30 वर्ष से जीवित है तो जीवन की उपधारणा मानी जाएगी। तो धारा जो 108 है इसका खंडन हो सकता है कि जो व्यक्ति कहता है कि वो 7 वर्षों के भीतर जीवित है तो उसको खंडित किया जा सकता है यदि वो साबित कर देता है कि व्यक्ति जीवित है। तो जो खंडनीय उपधारणाएं होती हैं
और जो अखंडनीय अवधारणाएं होती हैं वो किसी कीमत पर उनका जो खंडन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी अवधारणा जिनका खंडन नहीं हो सकता है वो अखंडनीय अवधारणाएं कहलाती हैं। इनकी जो अभिव्यक्ति है वो निश्चायक सबूत जो है कंक्लूसिव प्रूफ से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 में दिया गया है। तो यदि कोई भी जो शिशु है वो 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है तो वो टोलिन कैपेक्स के अंतर्गत आएगा, उसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 जो है रेस जुडिकेटा पर आधारित है। तो रेस जुडिकेटा यानी कि जो पूर्व में कोई भी निर्णय डिसाइड हो गया है तो उसके ऊपर पुनर्वाद नहीं लाया जा सकेगा। और विबंधन का सिद्धांत, तो ये जो है अखंडनीय अवधारणाएं हैं। मिश्रित अवधारणाएं कौन सी होती हैं? तो यद्यपि कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो कि तथ्य की अवधारणा होती हैं, परंतु किसी भी कारण विशेष से या नीतिगत नियमों के कारण उन्हें विधिक अवधारणा के रूप में घोषित किया गया है। तो इनकी जो अभिव्यक्ति है अवधारणा करेगा या निश्चायक सबूत के रूप में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है जीवन की अवधारणा 107 और मृत्यु की अवधारणा 108, धर्मजत्य की अवधारणा 112। तो ये जो अवधारणाएं हैं और मिश्रित अवधारणाएं कहलाती हैं। तो अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, ये सब धारा 4 में दिए गए हैं। और तथ्य एवं विधि की अवधारणा में जो अंतर है, तो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया था कि अवधारणा से आप क्या समझते हैं, अवधारणा के प्रकार की विवेचना करें, तथ्य की अवधारणा विधि की अवधारणा को स्पष्ट करें, और खंडनीय अवधारणा और अखंडनीय अवधारणा में क्या अंतर है। तो इसके संबंध में आपको जो 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकंड का वीडियो है उसमें इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नज़र जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। रेस जेस्टे के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो जो धारा 6 में दिया गया है तो इसका भी आपको डिटेल से जो है आंसर्स उसी वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि क्या किसी पूर्ववर्ती बात का निर्णय पश्चातवर्ती किसी बात में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो सकता है, यदि हाँ तो किस प्रयोजन के लिए। 5वां क्वेश्चन है विशेषज्ञ कौन है, विशेषज्ञों की राय की साक्ष्य महत्वता का विश्लेषण कीजिए, किन मामलों में विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है। डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है, किसी भी व्यक्ति के हस्तलेख को कैसे साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है अन्य व्यक्ति की राय की सुसंगतता को समझाइए, किसी मुकदमे में साधारण व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है न्यायिक अपेक्षा का क्या अर्थ है, वे कौन से तथ्य हैं जिनकी न्यायालय जो है न्यायिक अपेक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन से तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, इसको स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हों प्रत्यक्ष होगा, पूर्ण रूप से स्पष्ट करके उदाहरण सहित उत्तर देना है, क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं उनको भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है अनुश्रुत साक्ष्य से आप क्या समझते हैं, इसको हेरसे एविडेंस सुनी सुनाई साक्ष्य भी कहा जाता है, इससे आप क्या समझते हैं। स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार न करने के सिद्धांत को किस सीमा तक अपनाया गया है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है सबूत के भार से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए, क्या सिविल मामलों के संबंध में सबूत का भार आपराधिक मामलों के सबूत के भार से भिन्न होता है, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है विबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं, निर्णीत वादों का हवाला दें, कितने प्रकार के विबंध हो सकते हैं, क्या मौन द्वारा विबंध संभव है, विबंध एवं स्वीकृति में क्या अंतर है, इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 सह अपराधी किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में एक सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दंड दिया जा सकता है, सह अपराधी एवं सह अभियुक्त में क्या अंतर है। तो सह अपराधी सह अभियुक्त में बहुत बड़ा अंतर है, इसका भी आंसर आपको उसी PDF में मिल जाएगा। सूचक प्रश्न से आप क्या समझते हैं, वे कब पूछे जा सकते हैं कब नहीं पूछे जा सकते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है विशेषाधिकार संसूचना किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति राज्य से संबंधित मामलों के विषय में कब दावा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा को स्पष्ट करें, परीक्षाओं की सीमाएं क्या हैं उनको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है होस्टाइल विटनेस पक्षद्रोही साक्षी इसको कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य का महत्व क्या है, पक्षकार अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है ग्राह्यता एवं सुसंगति शब्द ना तो पर्यायवाची है और ना ही संविस्तीर्ण है, ना एक दूसरे में सम्मिलित हैं, स्पष्ट कीजिए, सुसंगति एवं ग्राह्यता में अंतरों को भी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं, जिसको अन्य उपस्थिति प्ली ऑफ एलिवाई के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इस नियम को उदाहरण देकर समझाएं। अथवा धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस नियम से संबंध रखती है, उसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, साबित, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ,
उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, रेस चेस्टे, फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। न्यायालय एवं अधिकरण में क्या अंतर है? विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर है? प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य में क्या अंतर है? लोक दस्तावेज एवं निजी प्राइवेट दस्तावेज में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, विशेषज्ञ साक्षी, विशेषाधिकृत संसूचना, व्यक्तिक संसूचना, स्मृति ताज़ा करना, वैवाहिक संसूचना, जीवन की उपधारणा, मृत्यु की उपधारणा, 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा, 5 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा, अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणाएं। तो इन पर सभी पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो ये जो सभी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में पूछे जाते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मृत्युकालीन कथन, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर हमने स्पेशली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए इन सभी के आंसर्स आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो में मिल जाएंगे। खासकर एक जब आप चैनल पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट कि जब ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम की कंप्लीट मटेरियल की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सभी वीडियो जो बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सभी वीडियोज़ की जो है लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे एक ही प्ले लिस्ट में, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। तो जो मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन है, जिसको डीडी शॉर्ट में कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको तो आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं कि मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं, मृत्युकालीन कथन का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है, क्या मृत्युकालीन कथन के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्धि माना जा सकता है, निर्णय विधि का हवाला दीजिए। मृत्युकालीन कथन किसे कहते हैं, साक्ष्य के रूप में मृत्युकालीन कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए, क्या उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि माना जा सकता है, वादों का हवाला दीजिए। मृत्युकालीन घोषणा के आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए। मृत्युकालीन घोषणा कब सुसंगत होती है, क्या मृत्युकालीन घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है, यदि कथनकर्ता की मृत्यु नहीं होती है तो उसके साक्ष्य मृत्युकालीन कथन क्या सारवान साक्ष्य हैं, क्या उसकी अन्य उपयोगिता भी है। ऐसी 3 परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनमें मृत व्यक्ति का कथन सुसंगत तथा साक्ष्य में ग्राह्य है। परिवाद एवं एफआईआर को कब मृत्युकालीन कथन माना जाता है। एक महिला जिसका गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था, उसने मृत्यु से पूर्व इशारे में बताया कि उसका गला बी नामक व्यक्ति के द्वारा काटा गया था, क्या ए का इशारे द्वारा किया गया कथन बी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगा, स्पष्ट करें। मृत्युकालीन कथन के संबंध में क्या भारतीय विधि एवं अंग्रेजी विधि में कोई भिन्नता है, स्पष्ट वादों का हवाला देकर के स्पष्ट करें। भारतीय विधि एवं अंग्रेजी विधि में मृत्युकालीन कथन को ग्राह्यता के संबंध में प्रमुख अंतर क्या हैं, उनको स्पष्ट करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है संस्कृति कन्फेशन, जो धारा 24 से 30 तक में बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर तो मेंस में प्रश्न सबसे ज़्यादा ही आते हैं। इस टॉपिक को भी हमने क्वेश्चन आंसर्स पार में कंप्लीट करवा रखा है, तो आप उसको भी फॉलो करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। संस्कृति की परिभाषा दीजिए। संस्कृति कितने प्रकार की होती है, प्रत्याहारी संस्कृति से आप क्या समझते हैं। वापस ली जाने वाली संस्कृति के साक्षिक मूल्य की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए। प्रत्याहार संस्कृति किसे कहते हैं, क्या प्रत्याहार संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि किया जा सकता है। तो यहाँ पर वापस ली गई प्रत्याहारी संस्कृति जो है रेट्रैक्टेड कन्फेशन, वो प्रत्याहारी जो है उसी को वापस ली गई संस्कृति कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन जो संस्कृति का क्या अर्थ है, न्यायिक तथा न्यायिकेतर संस्कृति में अंतर कीजिए। 6ठा जो क्वेश्चन है संस्कृति एवं स्वीकृति के साक्षिक मूल्य क्या हैं, स्वीकृति एवं संस्कृति में क्या अंतर है, क्या न्यायिकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है संस्कृति कब विसंगत होती है और कब सुसंगत होती है। 9 क्वेश्चन है संस्कृति करने के क्या क्या कारण होते हैं, उनकी व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति कब सुसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति संस्कृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है पुलिस हिरासत में अभियुक्त की संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उनका उल्लेख कीजिए। प्रश्न 13 है अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में की गई संस्कृति का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पुलिस हिरासत में अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है। 15 क्वेश्चन है अभियुक्त से प्राप्त सूचना को विचारण में उसके विरुद्ध किस सीमा तक साबित किया जा सकता है, न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कपट या गुप्त रखने के आधार पर प्राप्त संस्कृति की सुसंगतता का परीक्षण करें। सह अभियुक्त किसे कहते हैं, क्या इस सह अभियुक्त की संस्कृति को आधार पर अन्य अभियुक्तों को भी दोषसिद्धि किया जा सकता है।
क्वेश्चन 18 है, सही अभिव्यक्ति की संस्कृति का क्या महत्व है, उसके उपयोग क्या हैं, क्या ये जो है मौलिक साक्ष्य है, उसकी विवेचना कीजिए। स्वीकृति एवं संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, दोनों के मध्य अंतर को बताइए। तो इस तरीके से जो कन्फेशन पर क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने देखा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एडमिशन स्वीकृति पर, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वीकृति का अर्थ क्या है, स्वीकृति की परिभाषा दें, स्वीकृति क्या है, स्वीकृति कौन कर सकता है एवं स्वीकृति कितने प्रकार से होती है, स्वीकृतियों के ग्राह्य करने के क्या आधार हैं, दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं, कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृति सुसंगत होती हैं, सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं, स्वीकृति और संस्कृति में क्या अंतर हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक हैं एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, इस पर हमने स्पेशल सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स को भी दिया है। तो आप लोग जो प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सभी वीडियोज मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप लोग आसानी से वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एडमिशन, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन, उसके बाद एस्टॉपेल जो है उस पर आप लोग देख लें। और जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते थे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को आज के टॉपिक पे हम लोगों ने देखा। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो जो मैंने 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का वीडियो बनाया है जिसको आप लोगों को बताया था, तो उसको फॉलो करके आप लोग सभी आंसर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ जो उसके साथ में PDF दी गई है उससे आप सभी जो आंसर्स हैं लिख सकते हैं। इसमें आपको केस लॉ भी दिए गए हैं लास्ट में, और सभी जो हैं डिटेल से दिए गए हैं, जैसे कि एक ही संभावना के भाग होने वाले तथ्यों की संगति के विषय में जो रेजिस्ट्री के सिद्धांत दिया गया है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको भी यहाँ पर डिटेल से, और जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं उनको भी दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सभी आपको इस PDF में मिल जाएंगे, या फिर आप लोग जिन लोगों के पास जो PDF डाउनलोड नहीं है तो वो लोग जो 1 घंटा 52 मिनट 27 सेकेंड का एविडेंस का वीडियो है उसको फॉलो करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार APO मेंस जो एग्ज़ाम है उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो आप लोगों के पास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो इस समय सिर्फ आप रिवीजन पर फोकस करें और कम समय में उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिन लोगों की तैयारी बेहतर है तो वो लोग एक्स्ट्रा एक्सेस भी कर सकते हैं, और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि हमारे चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर एक स्पेशल प्लान तैयार किया गया है, गोल्डन एस प्लान। तो आप ज्वाइन बटन पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन जो आएगी, तो यहाँ पर आपको एक गोल्डन एस प्लान दिखेगा 799 का। तो इसमें आपको IPC, CRPC, एविडेंस, माइनर एक्ट के और हिंदी इंग्लिश के बारे में और प्लस GS की भी PDF मिल जाएगी। तो कंप्लीट नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, और उन सभी के वीडियोज़ भी मिलेंगे। यदि कहीं पर समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक को डाउनलोड करके ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों को जो पेपर नंबर 7 है बिहार APO मेंस में माइनर एक्ट का, क्योंकि इस बार बिहार APO का सिलेबस जो है वो परिवर्तित हो चुका है, तो बिहार APO मेंस एग्ज़ाम का पेपर नंबर 7 माइनर एक्ट के अंतर्गत 6 से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत ये होती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किन किन क्वेश्चंस को तैयार करना है, और 6 एक्ट हैं तो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स बार में कंप्लीट स्टडी नोट्स, वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के PDF लिंक मिल जाएंगे, जिनको डाउनलोड करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सिल्वर एस प्लान सिर्फ 159 का तैयार किया गया है, तो आपको 159 में माइनर एक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करके आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाए गए इंपॉर्टेंट, इन सभी को आप लोग तैयार कर लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अधिक बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। और यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो ज्वाइन करने में, तो आप लोग अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमारा WhatsApp नंबर
शो हो रहा होगा, मिल जाएगा 9935520703। इस पर आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी समस्या का हल पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोज मिलते ही रहेंगे। अभी CRPC में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रह गए हैं बिहार APO मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके वीडियो भी आगे अपलोड किए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हों तो वो लोग रेड बटन पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज और जो भी सूचना हो उसकी जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।